नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक का नाम है डिसएडवांटेजेस ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके पहले हमने टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ डेरिवेटिव्स के हर पॉइंट का मतलब और उनसे जुड़ी हुई एग्जांपल्स और रियल लाइफ केस स्टडीज को अच्छे से समझा, जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन और वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पिछले वीडियो में मैंने रिक्वेस्ट की थी, अगर आपको डेरिवेटिव से जुड़ी इंडियन फाइनेंशियल हिस्ट्री और ग्लोबल फाइनेंशियल हिस्ट्री के बारे में जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हर फाइनेंस के कंसेप्ट के पीछे कोई कारण या इतिहास जुड़ा है, जिन्हें बिना समझे आपकी नॉलेज अधूरी है। आज के टॉपिक में भी हर पॉइंट्स का मतलब और उनसे जुड़ी रियल लाइफ केस स्टडीज को समझेंगे। इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के टॉपिक्स को हम एक बार देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ डेरिवेटिव्स के हम सिर्फ दो पॉइंट्स समझेंगे। सबसे पहला स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग और दूसरा सिस्टमिक रिस्क। मैंने इन्हीं दो पॉइंट्स को कवर करना जरूरी समझा, क्योंकि हर बुक में ये दोनों पॉइंट्स कॉमन है। इन्हीं पॉइंट्स का मतलब और इनसे जुड़ी रियल लाइफ केस स्टडीज आज समझेंगे, जैसे मैंने एडवांटेजेस और डेरिवेटिव्स में डिटेल में समझाया था। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है और आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे शेयर और लाइक करना मत भूलना, ताकि लोग फाइनेंस के कंसेप्ट को और डीपली समझ सके रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, जो अक्सर कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग, इन दोनों टर्म्स के डेफिनेशन को हम पहले समझेंगे। सबसे पहला है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब क्या है? स्पेकुलेशन को हिंदी में सट्टेबाजी कहा जाता है या बेटिंग भी बोल सकते हैं। स्पेकुलेशन में आप जो भी लेन देन करते हो उस पे आप उम्मीद रखते हो कि ट्रेड या एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब आप मुनाफा कमा सकते हो जिस पे आपने सट्टा या बेट लगाया है। पर दूसरी तरफ रिस्क भी होता है, जो आपकी ट्रेड या एसेट की वैल्यू कम हो सकती है, मतलब आपका नुकसान भी हो सकता है। स्पेकुलेटर्स कम समय में ज़्यादा मुनाफा कमाने में दिलचस्पी रखते हैं और मार्केट के हिसाब से अपना अनुमान या प्रेडिक्शंस बदलते रहते हैं। आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि इस डेफिनेशन को हमने बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स लेक्चर 2 में देखा था। चलिए गैम्बलिंग का डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। गैम्बलिंग का मतलब है जुआ। जुआ एक ऐसी घटना में धन को भटकाने को संदर्भित करता है जिसमें अधिक धन जीतने की आशा में अनिश्चित परिणाम होता है। चलिए आगे इन दोनों टर्म्स के अंतर को कुछ पॉइंट्स में समझेंगे। स्पेकुलेशन वर्सेस गैम्बलिंग। चलिए इन दोनों टर्म्स के अंतर को पॉइंट वाइज समझेंगे। सबसे पहला पर्पस। स्पेकुलेशन भविष्य में होने वाली कीमतों की उतार चढ़ाव से रक्षा करने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर गैम्बलिंग केवल प्राइस मूवमेंट्स पर लाभ कमाने की दृष्टि से किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, डिग्री ऑफ रिस्क। स्पेकुलेशन मार्केट में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की मदद से रिस्क कैलकुलेट किया जा सकता है। दूसरी ओर जुए में अंधा मौका लेना शामिल है, इसीलिए रिस्क भी शामिल होता है। थर्ड पॉइंट, डिसीजन मेकिंग। स्पेकुलेशन फाइनेंशियल नॉलेज और उचित पूर्व अनुमान पे निर्धारित है। दूसरी ओर जुआ एक अभ्यास है जो एक आंख बंद करके निर्णय लिए जाते हैं। जुआ के तहत व्यावसायिक स्थितियों का कोई उद्देश्य ज्ञान नहीं है। फोर्थ पॉइंट, यूटिलिटी। वास्तविक सट्टा एक उपयोगी गतिविधि है। यह कीमतों में उतार चढ़ाव को कम करने में मदद करता है और इस तरह इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ाता है। जुआ समुदाय हानिकारक है, क्योंकि यह कीमतों में हिंसक उतार चढ़ाव के कारण बनकर इन्वेस्टर्स को पीड़ित करता है। फिफ्थ पॉइंट, लीगलिटी। स्पेकुलेशन पर कोई कानूनी रोक नहीं है। यह कानूनी रूप से लीगल है क्योंकि यह एक मूल्यवान आर्थिक सेवा है। दूसरी ओर जुआ अस्वाभाविक, अस्वास्थ्यकर और अवैध है। चलिए आगे मैंने सिर्फ स्पेकुलेशन का एग्जाम्पल एक केस स्टडी से समझाऊंगा।
गैमलिंग के एग्जांपल्स में यहाँ स्किप करूंगा क्योंकि इस टॉपिक के एग्जांपल्स बहुत आसान है समझना, जैसे कि तीन पत्ती, पोकर, रमी सर्कल, ड्रीम इलेवन, यानी कि सारे कार्ड गेम्स जिस पे आंख बंद करके लोग दांव लगाकर पैसे कमाते हैं, ये सारे गैमलिंग के एग्जांपल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेदरलैंड्स, जिसे अगर ट्यूलिप का देश भी कहा जाए तो शायद कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ आपको ट्यूलिप के सैकड़ों वैरायटी मिलेगी जो इस देश को काफी खूबसूरत बनाती है। ट्यूलिप के इस देश की एक रोचक कहानी है जो ट्यूलिप मीना के नाम से जानी जाती है। चलिए आगे इस केस स्टडी को समझेंगे। 17वीं सदी की बात है। जैसे मौजूदा दौर में बिटकॉइन की खरीदारी को लेकर क्रेज पाया जाता है, उसी तरह का क्रेज 17वीं सदी में ट्यूलिप को लेकर हॉलैंड में पाया जाने लगा था। इसका नतीजा हुआ कि ट्यूलिप का एक क्लब लोगों की औसत सैलरी से 6 गुना ज्यादा बिकने लगा। लेकिन अचानक फिर कीमत में ऐसी गिरावट आई कि बड़े तादाद में लोग कंगाल हो गए। ट्यूलिप हॉलैंड में टर्की से आया था। ऑटोमन साम्राज्य में उसकी खेती होती थी। 15वीं सदी में हॉलैंड ने टर्की से ट्यूलिप का आयात या इंपोर्ट करना शुरू किया। थोड़े ही समय में ट्यूलिप हॉलैंड के अंदर लोकप्रिय हो गया। 17वीं सदी की शुरुआत में पेशेवर कृषकों ने ट्यूलिप उगाने की तकनीक में काफी सुधार किया। वे स्थानीय स्तर पर ही फूल का उत्पादन करने लगे और ट्यूलिप का व्यापार फलने फूलने लगा। इससे ट्यूलिप के दामों में बढ़ोतरी हुई। आज के समय में भी हॉलैंड में ट्यूलिप का कारोबार खूब फल फूल रहा है। 1634 में पूरे हॉलैंड में ट्यूलिप को लेकर पागलपन पैदा हो गया। हर कोई सब कुछ छोड़कर ट्यूलिप का व्यापार ही करने की सोचने लगा। लोगों ने अपने खेत, मकान, दुकान या तो गिरवी रखकर या उसे बेचकर ट्यूलिप खरीद लिए। ट्यूलिप क्लब या उसकी एक पंखुड़ी की कीमत उस समय एक मकान की कीमत से भी ज्यादा थी। 1636 तक ट्यूलिप का व्यापार इतना बढ़ गया कि एम्स्टर्डम के स्टॉक एक्सचेंज, रोटेनहैम और हार्लेम और अन्य डच शहरों में उनकी नियमित रूप से मंडी लगने लगी। ट्यूलिप का ये क्रेज 1637 तक ठंडा पड़ गया। शुरू में खरीदारों ने वादा किया था कि वे ऊंचे दामों पर ट्यूलिप खरीद लेंगे, लेकिन बाद में वे मुकर गए। इससे ट्यूलिप की कीमत धड़ाम से जमीन पर गिर गई। बड़ी संख्या में लोग कंगाल हो गए। यह ट्यूलिप मेनिया व्यापारिक इतिहास की इतनी चर्चित घटना है कि आज भी इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस केस स्टडी को हिंदी या इंग्लिश में जानकारी चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टमिक रिस्क। चलिए सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। सिस्टमिक रिस्क यह संभावना है कि कंपनी के स्तर पर एक घटना गंभीर अस्थिरता को ट्रिगर कर सकती है या पूरे उद्योग या अर्थव्यवस्था को क्लब कर सकती है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में सिस्टमिक रिस्क का बहुत बड़ा योगदान था। सिस्टमिक रिस्क के रूप में माने जाने वाली कंपनियों को असफल होने के लिए बहुत बड़ा या टू बिग टू फेल कहा जाता है। ये इंस्टीट्यूशंस अपने संबंधित उद्योगों से बड़े हैं या अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक कंपनी जो दूसरों का साथ ज्यादा जुड़ी है, सिस्टमिक रिस्क का एक सूत्र भी है। सिस्टमैटिक रिस्क को इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि ये दोनों टर्म्स पढ़ने में लगभग एक जैसे ही है। सिस्टमिक रिस्क और सिस्टमैटिक रिस्क ये दोनों टर्म्स अलग अलग है। सिस्टमैटिक रिस्क पूरे फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ा है। सिस्टमैटिक रिस्क पूरे फाइनेंशियल मार्केट को प्रभावित करता है, न कि केवल एक विशेष स्टॉक या उद्योग को। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो अगर वॉरेन बफेट की एक कंपनी बर्कशायर हैथवे को लॉस होता है तो पूरे यूएस स्टॉक मार्केट को प्रभावित करेगा, क्योंकि
ये कंपनीज वर्ल्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की हैं और जिन कंपनीज में वॉरेन बफेट ने इन्वेस्ट किया है उनके स्टॉक प्राइसेस नीचे गिर सकते हैं। चलिए आगे इसका एक केस स्टडी देखते हैं। AIG द फॉलिंग जायंट। सिस्टमिक रिस्क से जुड़ी एक एग्जांपल AIG द फॉलिंग जायंट के बारे में समझेंगे। सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आया होगा कि AIG को फॉलिंग जायंट क्यों माना जाता है। अमेरिका में स्थित अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप इनकॉर्पोरेशन AIG दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी थी। यह फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस का सबसे बड़ा अंडरराइटर और अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा जीवन बीमा करता था। लगभग एक दशक बाद इसे $150 बिलियन की गवर्नमेंट बेलआउट के रूप में सौंप दिया गया था। यूएस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओवरसाइट काउंसिल FSOC ने AIG को उन संस्थानों की सूची से हटाने के लिए मतदान किया जो सिस्टमिक रिस्क है या हेडलाइन के संदर्भ में असफल होने के लिए बहुत बड़ा है, यानी कि टू बिग टू फेल। 2013 में कंपनी ने टैक्स पेयर्स को अपने डेट पर आखिरी इंस्टॉलमेंट चुका दी थी और अमेरिकी सरकार ने AIG में अपनी हिस्सेदारी को त्याग कर दिया। चलिए आगे देखते हैं कि AIG फाइनेंशियल मार्केट्स में कैसे गिरा। आगे बढ़ने से पहले मैं दो हीरोज की बात करूंगा जिनकी अहम भूमिका थी AIG केस स्टडी में। कोलेटरलाइज डेब्ट ऑब्लिगेशन और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। जैसे कई मूवी में हीरो के मेन रोल से पहले कुछ बातें बताई जाती है, वैसे ही अगर इस केस स्टडी को समझना है तो उसके पीछे कोई कारण या इतिहास जुड़ा है जिसे समझना बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले इन दो टर्म्स के मतलब समझ लेते हैं। कोलेटरलाइज डेब्ट ऑब्लिगेशन। CDS एक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जहां पूल ऑफ लोन्स कमर्शियल या रिटेल बैंक जैसे कि मॉर्गेजेस, क्रेडिट कार्ड्स, ऑटो लोन्स व्यक्तियों या व्यवसायों को मंजूरी देता है। ये लोन्स इन्वेस्टमेंट बैंक को बेच दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट बैंक इन लोन्स को रीपैकेज करते हैं जो CDS बन जाते हैं और इन्वेस्टर्स को बेच दिया जाता है। लोन के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट्स एक पूल के रूप में इन्वेस्टमेंट बैंक को रीडायरेक्ट किया जाता है। यहाँ से आपको मैं CDS के बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा जो आगे आने वाले केस स्टडी को समझने में आसानी हो जाएगी। यह समस्या लोन की भरपाई करने में कोलेटरल थी जो CDS को मूल्य या वैल्यू देता है, इसलिए इसे कोलेटरलाइज्ड कहते हैं। अब कोलेटरल का मतलब क्या है? कोलेटरल का मतलब कोई चीज पैसे के बदले में गिरवी रखना। तो यहाँ हाउसिंग लोन्स CDS के कोलेटरल थे। इस पॉइंट को याद रखना क्योंकि आगे आने वाले पॉइंट्स इनसे ही जुड़ी है। इसीलिए बैंक्स इन CDS को अलग अलग रिस्क लेवल्स पे कटौती की, जिन्हें ट्रांचेस कहा जाता है। ट्रांचेस दो तरीके होते हैं, सबसे पहला सीनियर और दूसरा जूनियर। सीनियर ट्रांचेस का मतलब सबसे सुरक्षित होते हैं क्योंकि इन एसेट्स का पहला दावा है अगर अंडरलाइंग लोन्स डिफॉल्ट करते हैं तब। और जूनियर ट्रांचेस में अधिक रिस्क होता है और इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए अधिक इंटरेस्ट रेट्स की पेशकश करते हैं। एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, ट्रांचेस का मतलब मैंने केस स्टडी समझने के लिए ही एक्सप्लेन किया है। इस कंसेप्ट को वक्त आने पर अच्छे से समझा दूंगा। चलिए आगे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स का मतलब समझते हैं। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। चलिए सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो इन्वेस्टर को मौका देती है अपने क्रेडिट रिस्क को अदला बदली करने का या अपने ट्रेड के बराबर एक ऑपोजिट ट्रेड खरीद या बेच सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हमने एडवांटेजेस और डेरिवेटिव्स रिस्क ट्रांसफर में एज एन एग्जांपल समझा था। चलिए फिर से इस कॉन्सेप्ट का एक एग्जांपल वापस देख लेते हैं। CDS में तीन पार्टीज होती है। CDS बायर जो बॉन्ड इशू करता है और बदले में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बॉन्ड इशूअर से लेता है। बॉन्ड इशूअर कंपनी जो बॉन्ड के बदले में पैसा उठाता है और तीसरी पार्टी CDS सेलर जो पार्टी बॉन्ड इशूअर
और बॉन्ड बायर को गारंटी देता है। चलिए इन तीन टर्म्स को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो अगर कंपनी जो बॉन्ड इश्यूअर है अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए कैपिटल रेज करना चाहता है, तो वो बैंक के पास जाएगा और बैंक को बदले में प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा जब तक बॉन्ड मैच्योर नहीं होती। यदि बैंक को डर है कि कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है, तो थर्ड पार्टी या इंश्योरेंस कंपनी के पास एक अलग कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट निभाएगा, जहां बैंक इंश्योरेंस कंपनी को बदले में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट देगी जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होती। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट तब निभाया जाएगा जब कंपनी डिफॉल्ट करेगी। अगर कंपनी डिफॉल्ट नहीं करती है तो बैंक सिर्फ प्रीमियम भरेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनेक्टिंग द डॉट्स। अभी तक हमने सीडीओ और सीडीएस के बैकग्राउंड के बारे में समझा। चलिए इन दोनों हीरोज की कहानी एआईजी फॉलिंग जायंट केस स्टडी से कनेक्ट करते हैं। सीडीओस जिनके रेटिंग्स अच्छे नहीं थे, यानी कि जूनियर ट्रांचेस, उनको एआईजी के क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के साथ स्वैप किया गया, जिससे उनकी खराब लोन्स की रेटिंग्स एआईजी कंपनी के रेटिंग से बढ़ गई। इन्वेस्टर बैंक से और सीडीओस खरीद रहे थे। बैंक्स को पता था कि सीडीओस कभी भी फेल हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने सीडीएस भी खरीद लिया ताकि इन्हें डिफॉल्ट से बचा सके। और एआईजी यहाँ पे सीडीएस सेलर पार्टी थी, बैंक और इन्वेस्टर्स के बीच में। एआईजी ने सीडीएस को इंश्योर करने के लिए बैंक्स को सीडीएस बेचा और यह प्लान सक्सेसफुल हो गया। 5 साल में कंपनी की रेवेन्यू 737 मिलियन डॉलर से 3 बिलियन डॉलर से बढ़ गई, यानी कि 17.5% ऑफ द टोटल कंपनी रेवेन्यूज। 2007 में रियल इस्टेट मार्केट्स तेजी से गिर गई क्योंकि मॉर्गेजेस के एडजस्टेबल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गई। एडजस्टेबल इंटरेस्ट रेट्स एक प्रकार के मॉर्गेज होते हैं जिसमें इंटरेस्ट कुछ टाइम के लिए फिक्स्ड होते हैं। जब इनिशियल इंटरेस्ट का टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स हर महीने या सालाना बदलते रहते हैं। मान लो अगर 2002 में इंटरेस्ट 1% थी, तो बढ़ते बढ़ते इंटरेस्ट 8% हो चुकी थी। 2002 में घर की कीमत 60 लाख थी और अभी 2007 में 45 लाख हो गई। क्यों? क्योंकि एडजस्टेबल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ चुकी थी और बैंकर्स ने लोगों को एडजस्टेबल इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बताया ही नहीं था। मतलब सबप्राइम लोन्स जिन्हें बिना कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड वेरीफाई किए उन्हें लोन्स दे दिए गए और लोन की कीमत घर से ज्यादा होने की वजह से डिफॉल्ट करने लगे। सबप्राइम लोन्स जिन लोगों को बेचा था उन्हें मंथली पेमेंट्स बढ़ने लगी और जो बॉन्ड्स बंडल सीडीओस में थे वो कोलैप्स हो गई। मैंने यहाँ सबप्राइम लोन्स जो हाउसिंग लोन्स मैंने सीडीओस में कहा था, याद करने के लिए उस पॉइंट को यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बैंक्स एआईजी पर निर्भर थी डिफॉल्ट पेमेंट्स के लिए और एआईजी के पास कैपिटल और कैश फ्लो नहीं थी सीडीओस की भरपाई करने के लिए। सितंबर 15, 2008 में एआईजी और लीमैन ब्रदर्स दोनों कंपनी ने बैंक्रप्सी घोषित कर दिया। फेडरल रिजर्व ने गवर्नमेंट बेलआउट से मना कर दिया था क्योंकि एआईजी ने अपने इंश्योरेंस अधिक बैंकर्स और इन्वेस्टर्स को दी थी और इकोनॉमी पे इम्पैक्ट ना हो, इसलिए फेडरल रिजर्व ने एआईजी के 80% इक्विटी स्टेक्स को खरीद लिया। एआईजी ने गवर्नमेंट के 165 मिलियन डॉलर्स अपने एम्प्लॉयज को इंसेंटिव दिए ताकि उन खराब इंश्योरेंस की भरपाई कर सके। कुल मिलाकर एआईजी को 182 मिलियन डॉलर्स
की बेल आउट मिली। अगर इस केस स्टडी के बारे में इंग्लिश में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से पूरे टॉपिक की समरी देखते हैं। सबसे पहले हमने स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग को डिफाइन किया। उसके बाद हमने इन दोनों कंसेप्ट के अंतर को 5 पॉइंट से समझा और स्पेकुलेशन कंसेप्ट एज अ डिसएडवांटेज समझने के लिए हमने ट्यूलिप मेनिया केस स्टडी का प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा। इसके बाद सिस्टमिक रिस्क को हमने डिफाइन किया और इस कंसेप्ट को एज अ डिसएडवांटेज समझने के लिए AIG फॉलिंग जायंट केस स्टडी का प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा। मैंने डिस्क्रिप्शन में हर टॉपिक के टाइमिंग स्लॉट मेंशन किया है क्योंकि मेरे वीडियोस की टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है। अगर आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को ही समझना है या रिवाइज करना है तो आप डायरेक्टली उस टॉपिक को दोबारा देख सकते हैं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।